निबंध की एक और क्लास लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले हमारी इस सीरीज में 10 क्लासेज हो गई हैं। उन 10 क्लासेज में हमने आपको बताया है कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जब हम निबंध के बारे में बात करते हैं तो ये पेपर नंबर 4 यानी हमारी हिंदी और इंग्लिश उसका सेक्शन है। अब की बार जो RS 2026 के जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि अब आपकी जो बाध्यताएं थी, यानी जो निबंध लिखने की यानी ऐसे लिखने की, इंग्लिश में लिखो चाहे आप हिंदी में लिखो, अब वो बाध्यताएं आपकी समाप्त कर दी गई हैं। अब आप किसी भी लैंग्वेज में अपने लिए लिख सकते हैं। Those people who are proficient or who are very much mature in any of the language can take advantage। यानी अगर हिंदी में अच्छा उनको लिखना आता है तो हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी अब जो है आपकी 90 मार्क्स प्लस अगर 40 मार्क्स आप ऐसे लिख रहे हैं तो 130 मार्क्स की हो जाती है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम का, और आपको मैं बता दूं हम दोनों मीडियम में लिख करके बताते हैं। ये जो क्लास है उसमें हम बिल्कुल बाकायदा आपको ऐसे लिख करके बताते हैं, लिखा हुआ हमारे पास है, कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे मैन बॉडी लेनी है, कैसे उसका निष्कर्ष देना है, ये सब हम बताते हैं आपको। इवन कीवर्ड्स भी, कौन से पैराग्राफ में क्या आना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अगर इसको ऐसे को लिखेंगे तो 70 मार्क्स की जो कोर इंग्लिश है उसमें अगर 40 मार्क्स अगर और जुड़ते हैं तो ये बन करके उनके लिए इंग्लिश 110 मार्क्स की हो जाती है। तो इसलिए आप इस ऐसे पे ध्यान दें। लेकिन मैं फिर से आपको शुरुआत में कहना चाहूंगा, ऐसे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप ये सोचें कि सबसे लास्ट में इसको पढ़ा जाए, क्योंकि अगर हिंदी का पेपर देखें तो 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स यानी 20% जो है वो हिस्सा ऐसे का होता है। वो 20% टाइम आपको वहां पर देना है। हम ये भी बताएंगे कितना समय आप दे सकते हैं, कौन कौन सी थीम्स रहेंगी, किन किन चीजों पर आपको बात करनी है, अखबार जब पढ़ें तो क्या ध्यान रखें, अपने GS के सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये क्लास हमारी 11th क्लास है, जैसा कि आपको इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले हमने 10 क्लासेस YouTube पर और हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन स्टडीज के नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर आपको दी है। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये उन कैंडिडेट्स को जो कि हो सकता है नए हो, अगर आपने हमारा पुराना भी देखा है तो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे 40 मार्क्स का रहेगा। मैंने जैसे बताया 200 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का पेपर है, जिसमें कोर हिंदी 90 मार्क्स की और कोर इंग्लिश जो है वो 70 मार्क्स की रहेगी। अब ये ऐसे 40 मार्क्स का है, किसी भी मीडियम में आप लिख सकते हैं। कितने शब्द हैं? 600 वर्ड्स। अब 600 शब्द का आपको अगर ऐसे लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले यानी आप जो हैं इधर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज किसी में भी लिख सकते हैं। 6 इसकी थीम्स हैं। थीम यानी 6 विषयों पर ये आधारित होंगे। कौन कौन से विषय हैं? लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज, यानी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, भाषा से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, सांस्कृतिक विरासत से यानी लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। आप वहां से जो है इसको तैयार करें। ये हमने टॉपिक पहले थीम बता दिया आपको। दूसरा, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स, यानी समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। जैसे जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ऑटोमेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, वापस सुनिए, स्वचालन बनाम रोजगार, द डिलेमा ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड जॉब सिक्योरिटी, यानी तकनीकी प्रगति और रोजगार सुरक्षा की दुविधा। अब ये आपका टॉपिक है, लेकिन थीम कौन सी है? मैं फिर से ले जाना चाहूंगा। थीम यानी विषय कौन सा है? विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें पर्यावरण और सतत विकास भी लिखा गया है। तो ये टॉपिक जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी उससे आता है, लेकिन इसी में ही आपको एनवायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी विषय पूछे जा सकते हैं। टॉपिक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या कॉमर्स से भी आ सकता है, यानी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य। समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, यानी नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, करंट अफेयर्स और डिजास्टर्स। और 6 जो सब्जेक्ट है, टूरिज्म, कल्चर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे। ये सब जो हैं वो 6 आपके
टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर कोई भी आपका, यानी 6 सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर आपका कोई भी टॉपिक बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया जिस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे वो टॉपिक है, लेकिन थीम कौन सी है? थीम है विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो आपको सबसे पहले तो पता चल गया कि थीम्स कौन सी हैं। अब बात आती है कि भैया नंबर कैसे मिलेंगे, या जो ऐसे ये 600 शब्द का ऐसे होगा उस 600 शब्द के ऐसे में आएगा क्या, या कैसे हमें ध्यान रखना है? तो देखिए, कोई भी एक जो है वो टॉपिक आपको लेना है और उस टॉपिक से स्ट्रिक्ट रेलेवेंस रखनी है, यानी वो जो निर्दिष्ट विषय है उससे पूर्णतया आपको संबंध रखना है। दूसरा, आपको अपने जो आइडियाज हैं उनको कोहेरेंट मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, यानी अपने विचार आपको सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करने हैं। अभी विचार आप सुसंगत तरीके से तो पढ़ तो लिया, लेकिन कैसे करते हैं पुरानी क्लासेस में बताया, अब और आपको समझाएंगे। इसी के साथ सटीकता और संक्षिप्तता भी जरूरी है, यानी प्रेसिशन एंड ब्रेविटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस एसे। तभी जाकर के आपको 40 नंबर में से कितना मिलेगा वो डिसाइड होगा। इसी के साथ क्रेडिट यानी मार्क्स किसको दिए जाएंगे? जो कि क्लैरिटी ऑफ थॉट रखता हो, कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर जिसकी हो, और अफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन जिसका हो, यानी विचार उसके स्पष्ट हो, संरचना उसकी सुसंगत हो और अभिव्यक्ति को वो प्रभावशाली तौर पर यहां पर व्यक्त कर पाए। तो आप समझ गए होंगे हाउ वी नीड टू राइट दिस एसे। दिस एसे विच वी आर गोइंग टू राइट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ऑल दी 6 थीम्स। आप उसमें से कोई भी एक चुनेंगे एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट रेलेवेंस विद द टॉपिक, यानी विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करना है। अब बात आती है कि इस ऐसे में आपको मेहनत कहां करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसका लिखने का तरीका भी समझा दूं वापस से। देखिए, चूंकि 600 वर्ड्स का है और 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम पूरे पेपर में, हिंदी इंग्लिश के पेपर में 200 मार्क्स देखते हैं तो 200 में से 40 मार्क्स यानी 20% जो हिस्सा है वह केवल और केवल ऐसे का है, यानी निबंध का है। अब इसमें आपको जो टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलता है हिंदी इंग्लिश के पेपर में वह है 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का। तो इस 3 आवर्स के पेपर में इसका अगर हम 20% टाइम देखें तो कम से कम आप 36 मिनट तो बिना खोए, बिना लाग लपेट के, बिना कंफ्यूजन के 36 मिनट्स तो आपको इसी ऐसे के लिए डिवोट करनी है। तब जाकर के वो 40 मार्क्स का शांतिपूर्वक जो है आप आराम से लिख पाएंगे। अदरवाइज वो दिक्कतें फिर आपको आने वाली हैं, क्योंकि अगर आपने सही नहीं लिखा फिर ऐसे को बीच में काटोगे, उसके बाद में जो है आप पुनः स्टार्ट करोगे, आधा माथा आपका वहीं खराब हो गया, फिर बाद का जो पेपर बचा हुआ है उसमें भी फिर आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए एवरीथिंग हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, बट दैट प्लानिंग विल कम व्हेन यू प्रैक्टिस। Practice will come when you make a habit, और habit will come when जो भी आपको बता रहे हैं उसके हर इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। अब बात आती है कि इन 36 मिनट्स में ऐसे के लिए क्या करें। तो शुरू का 1 या जो 2 मिनट है आप जो भी 3 या 4, अब मेरे को नहीं पता क्योंकि अब की बार जो है वो पहली बार ऐसा संरचना आएगी, क्योंकि इससे पहले तो हिंदी इंग्लिश में अलग काम था। तो एक मतलब 2 से लेकर के 4 टॉपिक हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 पूछे जा सकते हैं, और में हो सकता है 4 भी पूछ लें, हो सकता है 2 भी पूछ लें, हो सकता है 3 भी पूछ लें। तो उसमें से शुरू के 1 या 2 मिनट में आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे बढ़िया आता है, यानी उनके जो कीवर्ड हैं। अब कीवर्ड कहां कहां हैं, कौन कौन से हैं? जैसे ऑटोमेशन एक कीवर्ड है, एम्प्लॉयमेंट एक कीवर्ड है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कीवर्ड है, जॉब्स की सिक्योरिटी कीवर्ड है, और इनमें जो डायलेमा यानी दुविधा है, ऐसे ही हिंदी में मैंने बताया कि स्वचालन, रोजगार, तकनीकी प्रगति, रोजगार सुरक्षा और दुविधा, ये सारे के सारे हमारे लिए जो है वो कीवर्ड हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, जब भी आप टॉपिक को डिसाइड करने लगे ना कि भाई इसमें बोलना, इसमें मतलब हम लिखेंगे क्या या चूज करना स्टार्ट करें, तो ऐसे आप चॉइस करेंगे। शुरू के 1 to 2 मिनट्स में आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठिए और ये सोचे कि इस टॉपिक के बारे में लिखना है, इसके बारे में मैं मैक्सिमम जानता हूं, ये डायमेंशन में जो है वो प्रकट कर पाऊंगा।
फिर जो नेक्स्ट की 2 to 3 मिनट्स हैं उसमें जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का मतलब जो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ये टॉपिक है, अब उस कीवर्ड को आप दिमाग में लाइए, वो कीवर्ड को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ऑटोमेशन के बारे में आप जानते क्या है, क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन से आइडियाज हैं वो यहां पर जनरेट करने हैं। जैसे मान लो ऑटोमेशन, कहीं पर रोजगार छिनेगा तो क्यों छिनेगा, पहले कोई हिस्ट्री रही है क्या, सिंपल अपने आप से 5-7 सवाल कर सकते हैं। भाई ये टॉपिक पूछा गया है तो ये क्यों पूछा जा रहा है, उसका थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। जैसे अभी के जमाने में बात चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अभी के जमाने से अगर हम 2 दशक 3 दशक पहले के देखें, 3.5 दशक, तो उस समय कंप्यूटर की बात चल रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद में .com इंटरनेट का जमाना आया, तो फिर टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुआ। तो ये यानी व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, यानी क्यों ये टॉपिक पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम हमारे कीवर्ड का बात करें। इसी तरीके से वाई, यानी हम ये जो बात कर रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों और कब जो है, कहां पर ये टॉपिक्स रिलेवेंट रहेंगे, कैसे जो है ये टॉपिक मॉडर्न सोसाइटी हो चाहे हमारे लिए क्यों रिलेवेंस रखता है। तो ये सब हम कैसे इसको सॉल्व करें, अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, यानी प्रोज हैं या उसके पॉजिटिव हैं या उसके नेगेटिव हैं, ये सब डायमेंशन आप याद रख करके इन कीवर्ड्स का वो छोटा आप पॉइंट जो है अपने साइड में लिख सकते हैं। तभी जाकर के आप अपने विचारों को, फिर से जाइए उस स्लाइड पर, क्या अपने विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे, सटीकता रख पाएंगे और संक्षिप्तता रख पाएंगे, यानी रेलेवेंस होगी, आपके कोहेरेंट मैनर में आइडियाज ऑर्गेनाइज होंगे और प्रिसिशन और ब्रेविटी से काम होगा। अदरवाइज आप चूकते जाएंगे और आप इस टॉपिक को मतलब ऐसा समझेंगे कि ओ माय गॉड मैंने तो गलती चूज कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट के 2 या 3 मिनट जो भी आपके आइडियाज थे उनको आप ऑर्गेनाइज करें, यानी आपने वो आइडिया अब ऑर्गेनाइज करना है, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में 2 आइडिया लिख लिए, 5-7 लाइन का एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ में एक लाइन में जो है करीबन 7-8 वर्ड हम लिखते हैं। तो ऐसे करते करते अपना एक आइडिया बनाइए, ठीक है मैं पहले इसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में इसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद में इसके बारे में बात करूंगा, फिर जो है मैं मेन बॉडी पे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, फिर मैं इस तरीके से लिखूंगा, फिर मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो ये जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन अपने इस तरीके से करना है। फिर आपका यानी टोटल मिनट कितना हो गया, टोटल मिनट कितना हो गया, टोटल मिनट हो गया करीबन 8 से 10 मिनट या 8 मिनट मान लीजिए। अब इस 8 मिनट यानी 5 से लेकर के 8 मिनट अगर हो रहे हैं तो आपका जो 36 मिनट्स था उसमें अब 8 मिनट आपने सोच समझ करके उसका सारा स्ट्रक्चर बना लिया। अब 28 मिनट्स आप आराम से बैठे बैठे लिखिए। अब चूंकि आपको 600 शब्द लिखने हैं, 1 मिनट में आराम से 20 शब्द तो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के लिखे जा सकते हैं, तो आराम से आप ऐसे लिख पाएंगे। इसलिए आपका अगर ये स्ट्रक्चर अपनाते हैं तो अपने आप आपको आइडियाज भी आएंगे, दिमाग भी ठंडा रहेगा, लिख रहे हैं उस पर कंट्रोल भी रहेगा, और जो आपके सिलेबस में लिखा गया है कि कहां कहां से ही मार्क्स मिलेंगे वो भी आप आराम से कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है। जब हम इस ऐसे के स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले ये हेडिंग शब्द नहीं लिखना, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे क्या करोगे। तो उस हेडिंग के बजाय जो वो टॉपिक है ना, जैसे टॉपिक आज का क्या है, ये है ना, तो ये टॉपिक आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप लिख दें ऊपर, तो ये टॉपिक आपने लिख दिया। ये इंट्रोडक्शन शब्द नहीं लिखना, लेकिन ये जो लाइंस हैं यानी शुरू के 1 या 2 या 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ ज्यादातर रख लें। पहला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो सकता है 7-8-10 लाइन का भी हो जाए, दूसरा पैराग्राफ 6-7 लाइन का हो सकता है, बाद के पैराग्राफ जब हम इस मेन बॉडी में जाएंगे तो 5-5-6 के बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपका वो ऐसे देखने में भी, और लेकिन उसमें रिपीटेशन कैसे नहीं होगा जब आप इन कीवर्ड्स को इन तरीके से जो है वो खंगालेंगे। तो फिर आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में मेन बॉडी स्टार्ट होगी, यानी उनको आप एक्सपेंड करते जाएंगे, और जब लास्ट में जो है कंक्लूजन आएगा, ये शब्द नहीं लिखना है कंक्लूजन मेन बॉडी, यानी उसको लगे। अब कंक्लूजन कैसे लगेगा किसी को भी, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं एट लास्ट, तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि भाई अब ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। या फिर इन द एंड वी कैन से, है ना, तो ये जो शब्द हैं ये वो कनेक्टिंग शब्द हैं जो कि पढ़ने वाले को अपने आप ही बता देगा व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस। अब चलिए आपको ऐसे लिख के बताते हैं। तो पहले थोड़ा सा, जैसे मान लो आपने टॉपिक देखा तो क्या
क्या समझोगे इस टॉपिक के बारे में? थोड़ा सा समझिए। लिखा हुआ हमने लिख करके आपको बताया वो अलग कहानी है। देखिए, ऑटोमेशन यानी स्वचालन। व्हाट इज ऑटोमेशन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑटोमेशन। हम किसी भी टास्क को प्री प्रोग्राम्ड किसी भी मशीन इत्यादि के द्वारा करवाएं जिसमें मैन्युअल इंटरवेंशन यानी इंसान का जो मैन्युअल इंटरवेंशन है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, ये ऑटोमेशन कहलाता है। यानी जैसे मान लो मैं कोई टाइपिंग का कार्य कर रहा हूं, अब टाइपर की मेरे को जरूरत है, क्या ये काम जो है वो मशीन हो सकता है मेरी वॉइस से, या उसको मैं कोई भी प्री इंस्ट्रक्शन दे दूं उससे खुद ही जो है वो एल्गोरिदम से पहचान ले और मेरे को उसका पूरा का पूरा समरी बना करके दे दे। मान लो मैं कॉल सेंटर पे फोन पिक कर रहा हूं और मेरे को वो बोल रहा है कि भाई आप जो है किससे बात करना चाहते हैं, और वहां पर जो है हमने केवल वहां पर एक वो आईवीआर सिस्टम लगा दिया। आपको जो है चैट बोट्स आ गए कि भाई आपने सामान खरीदा, क्या दिक्कत है? पहला, सामान की क्वालिटी खराब है। दूसरा, सामान समय पे नहीं आया। सामान डिलीवर करने वाला जो है उसका व्यवहार नहीं समय पर था। आपको ऑर्डर देने में दिक्कत आई, जो आपको सामान मिला है उसके जो क्वांटिटी है वो कम है। तो ये आदमी आपको बताता, अब वो मशीन में आपको या जो चैट बॉक्स आया है वही आपको बता रहा है। ये होता है ऑटोमेशन। तो एक तरह से ऑटोमेशन को आप इस तरीके से समझिए। अब इसकी रिलेवेंस भी रखनी है क्योंकि ऑटोमेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से, तभी मैंने आपको डेफिनेशन दी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी आपने टोल की व्यवस्था देखी, पहले टोल फास्ट टैग से करता था लेकिन सबको जो है वो टोल पर रुकना पड़ता था। अब धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं आ रही हैं। नेशनल हाईवे अगर हम जयपुर टू दिल्ली देखें तो वहां पर कई टोल अब ऑटोमेटेड हो गए हैं। आपको टोल पे रुकने की जरूरत नहीं है, आपका टोल जो है कैमरे से कट जाएगा, ऑटोमेट हो गया। लेकिन वहां पर उस टोल पर बैठे हुए इंसान जो कि या तो जो है वहां पर गेट को खोलना बंद करना इस तरीके के काम करते थे, या फिर जो है वहां पर मशीन पर बैठे रहते थे, या वो मतलब कुरकुरे बेचने वाले इस तरीके के जो है वो मतलब पानी पकड़ाने वाले, अब वो सारे के सारे वहां से समाप्त हो गए। तो एम्प्लॉयमेंट पर फर्क पड़ा। लेकिन उसका दूसरा स्वरूप भी आपने देखा कि भैया वो कैमरे को लगाने वाला, पहले कैमरा नहीं था, अब वो कैमरे को भी तो किसी ने लगाया होगा। कैमरा स्वचालित रहे यानी ऑटोमेट वो रहे, उसकी प्रोसेस का यानी उसका एल्गोरिदम भी तो किसी ने लिखा होगा। उसको जो है कोई कैमरे में खराबी हो जाएगी तो बदलने वाला भी तो कोई आएगा। मान लो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो वहां पर भी तो आदमी चाहिए होंगे। ऐसा थोड़ी है सब काम मशीनें ही कर लेंगी। यानी एक स्वरूप जो था रोजगार का, यानी द वन फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नाउ गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे समझिए जैसे यहां पर आपको वो फोन करने वाला पूछ रहा था कि सर आपको समस्या क्या आई, लेकिन यहां पर आपको वो एल्गोरिदम पूछ रही है, उस एल्गोरिदम को तो किसी ने लिखा होगा ना। यानी रोजगार जो आपका था उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। कई बार क्या होता है, हम कोई काम को 4 दिन में करते हैं लेकिन उसको क्वालिटी वाइज नहीं करते, लेकिन जब हमें कोई भी चीज हमारे सामने तुरंत अवेलेबल हो जाती है या उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि घर पे जो है मीटर काम नहीं कर रहा, स्विच काम नहीं कर रहा, क्या करें। अब उसमें आपको तरीके की आएगी कि अगर जो है ये अगर अर्थिंग इस तरीके से है वैसे है, तो कई बार लोग उसको अपने आप ही कर लेते हैं। लेकिन उसने जिसने कोड लिखा होगा उसने तो वहां पर मेहनत की होगी ना, तो दैट चेंजेस। दूसरा, क्वालिटी और कन्वीनियंस उसका बढ़ गया। तो ऑटोमेशन को एम्प्लॉयमेंट में हम इस तरीके से दिमाग लगाएं कि यस देयर विल बी सर्टेन लेवल सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल गो अवे, बट देन देयर विल कम अनदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे कंप्यूटर के आने के पहले 1980s के दशक में, उसके पहले सारा काम जो है, जैसे मान लो टाइपिंग मशीन भी होती थी तो वो अलग तरीके की होती थी, आज काम वो सारा काम कंप्यूटर में हो रहा है। तो क्या वो नौकरी हट गई? नहीं हटी, स्वरूप चेंज हुआ। अब बात आती है कि ये टेक्नोलॉजिकल जो है वो प्रोग्रेस है या जॉब सिक्योरिटी के बीच में जो है दुविधा है। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हर कहीं पर होगी। जैसे हम रोजाना सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई काम एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं, तो ह्यूमैनिटी जो है वो पुराने ढर्रे से नहीं चलती, या तो नई जो है व्यवस्थाएं डेवलप की जाती हैं या नई व्यवस्थाओं के साथ जो है वो चीजों को मोड़ने की कोशिश की जाती है। अब जो देश या जो समाज इसमें पीछे रह जाते हैं उनका जो है वो नुकसान हो जाता है। जैसे हम कितना भी चाहते लेकिन उन कंप्यूटर्स की हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हमने जो भी किया उसमें हमारा समय गंवाया। जो भी कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले लाया आज वो विकास की श्रेणी में खड़े हैं, लेकिन जिन्होंने मशीन के बारे में चिंता करी आज वो जो हैं वो पीछे खड़े हैं। ये आपको भी पता चलता होगा।
सेम काम। अब आपने देखा होगा देश में अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन भी जो है हमने लॉन्च कर दी है। अब हाइड्रोजन ट्रेन में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ तभी तो हो पाई, नहीं वरना वही भाप से, उसके बाद में डीजल से, डीजल के बाद में इलेक्ट्रिक जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, फिर आगे हम आए। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो हर सोसाइटी में होगी, हमें उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरह से उसको देखना है। इसलिए हमारा ऐसे भी वो चीज रिफ्लेक्ट करे कि सरकारों को चाहिए कि अगर इससे कुछ गलत हो रहा है, इसमें अगर कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जो कि लोगों के साथ अनैतिकता से पेश आ रहा है, जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों के डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, गलत है, सरकार वहां पर इंटरवीन करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो लोग वहां पर है ही नहीं उसको दिखाया जा रहा है, उसकी प्रदर्शन वहां पर करा जा रहा है, गलत, उसको जो है हम एक्सेप्ट ना करें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर हम क्राउड सोर्सिंग कर पाए, क्राउड जो है उसको हम सही तरीके से जो रेगुलेट कर पा रहे हैं, जैसे कुंभ में जितने भी जो लोग थे उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उन कैमरा सिस्टम ने किया, जिसकी वजह से जो है भगदड़ इत्यादि को रोकने में काफी मदद मिली। तो वो काम सरकार अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी जरूरी है और जॉब सिक्योरिटी भी है। तो आपको अपनी थीम क्या रखनी है भैया? डायलेमा नहीं है, डायलेमा की बजाय ये दोनों साथ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देंगे, फिर मेन बॉडी में आप सारे जो टॉपिक्स हैं उनको इस तरीके से दिखाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन में बताएंगे कि रादर देन डिलेमा दीज शुड गो हैंड इन हैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज व्हेन अ सोसाइटी grows, when a society improves its technological intervention, तब जाकर के जो है जॉब्स भी जनरेट होती हैं, पूरे विश्व का मार्केट एक तरह से वो कल्चर प्रोवाइड कर सकती है। आज अगर दुनिया में अमेरिकन कंपनी जो हैं 5-5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप लेकर के बैठी हैं, तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? सीधा अमेरिका को मिल रहा है। सबसे ज्यादा ऋण अगर किसी देश में है तो वो अमेरिका पर होता हुए भी आज जो है वो कंफर्टेबली अपने आप की गाड़ी चलाता है, बढ़िया, वो इसी के लिए है, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड दे हैव मेड श्योर कि जॉब सिक्योरिटी भी जो है उससे से ही रहे। तो दिमाग वहां पर लगाना है। अब आप अखबार में पढ़ रहे हैं तो अखबार में जब पढ़ते रहे ना तो इन 6 थीम को याद रखें भैया। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी ऐसा मुद्दा है उसको मैं ध्यान रखूंगा। जैसे मान लो अभी अगर हम बात करें, जैसे कोई भी मान लो टॉपिक चल रहा हो, संवैधानिक उसके पहलू क्या हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए, किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो तैयार रखना, मतलब जो भी आपके सिलेबस रिलेटेड अखबार में आए उसको आप दिमाग में ले लें। तो जो पहले हमने लिखा उसको मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए लिखा क्या है। ये टॉपिक हमने किया है, आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में भी, कि भैया मशीन मनुष्य की प्रतिद्वंदी नहीं है, उसकी सहायक होनी चाहिए, प्रश्न तकनीक का नहीं लेकिन मानवीय उपयोग का है। जैसे शुरू में पढ़ेगा कोई भी तो उसको लगेगा कि यार इस बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड है, इस बच्चे में हर किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखने की एक क्षमता है, ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक है, किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं देखता, अरे भाई अब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए क्या होगा। दैट्स व्हाई आप लिखना इससे स्टार्ट करेंगे, मशीन शुड नॉट बी कंपिटिटर्स टू ह्यूमंस बट देयर असिस्टेंट्स होनी चाहिए वो। इसी तरीके से द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बट अबाउट इट्स ह्यूमन यूज। इधर हमने इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिखा है, इधर हमने हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लिखा है। तो आप ऐसे भी अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, समझ में आई होगी। पुराने 10 वीडियो भी आप देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में देयर इज सो मच ऑफ डेप्थ इन द एसेज। आप अगर ऐसे नहीं जान जाए लिखना तो आप मेरे को कहना। फिर बाद में आता है नेक्स्ट वाली स्लाइड, उसमें हमने क्या बताया है कि भैया जब भी औद्योगिक क्रांति के दौरान भी मशीनों ने कारखानों में मानव श्रम का स्थान लेना प्रारंभ किया था, आशंका तब भी पैदा हुई थी कि भैया मनुष्य को रोजगार से वंचित कर देंगी। यानी when machines began to replace human labor in factories during the industrial revolution, fears emerged that machine would deprive humans of employment। अब किसको नहीं पता, आरएएस की तैयारी कर रहा है कि भैया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीन उस समय आई थी, लेकिन बस क्लिक करने की बात है। आपको दिमाग में वो क्लिक तभी होगा जब काम और पीसफुल रहेंगे। तो हमने ये लाइन यहां पर लिख दी है,
फिर बाद में बताते हैं कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का युग है, इसलिए यह जो प्रश्न है वह अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। यानी टुडे इन द टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन, द सेम क्वेश्चन इज कन्फ्रंटिंग अस बट ऑन अ ब्रॉडर, लार्जर, डीपर लेवल। फिर बात आती है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में मशीन और मनुष्य क्या साथ साथ काम करेंगे या मशीनें मनुष्य को श्रम बाजार से विस्थापित कर देंगी। यही तो बात है ना, डर तो इसी चीज का है ना। वो टॉपिक आपको डर इसी चीज का बता रहा है, तो उसको वही डोज दो ना जो मतलब एग्जामिनर पढ़े तो लगे कि हाँ यार, इसका मतलब क्या हुआ कि विल ह्यूमंस एंड मशीन्स वर्क टुगेदर इन द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर और विल मशीन्स डिस्प्लेस ह्यूमंस फ्रॉम द लेबर मार्केट, एंड दिस इज द ऑटोमेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट डिलेमा। तो आपने इसको बता दिया कि भैया जो आपने टॉपिक दिया है ना, हम समझ गए इस टॉपिक को और उसी तरीके से हम लिख रहे हैं इसको और उसी तरीके से आप लिख रहे हो। These beautiful lines can be only produced when you have a peaceful, calm mind and you go with very great structure. आप स्ट्रक्चर, संरचना के साथ जाएं, प्लान के साथ जाएं ऐसे में कि भैया वो 40 नंबर का ऐसे है, 36 मिनट देनी है, इस तरीके से देनी है, शुरू के 2 मिनट में ये करना है, 5 मिनट में ये करना है, भले चाहे पास में बैठे वाला कुछ भी करता रहे, आपको अपने समय का पता है। उसके बाद में हमने क्या लिखा है कि तकनीक और रोजगार का संबंध सदैव परिवर्तनशील रहा है, यानी इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डायनामिक। ये मैंने बताया ना आपको कि जैसे औद्योगिक क्रांति में मशीनों ने अनेक पारंपरिक रोजगार समाप्त किए थे, लेकिन नए उद्योग और रोजगार भी आए। यानी during the industrial revolution, machines eliminated many traditional jobs, but at the same time they also gave rise to new industries and employment opportunities। आप भी जानते हैं इसी तरीके से कंप्यूटर क्रांति के समय भी रोजगार समाप्त होने की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन इसी क्रांति ने सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक विशाल क्षेत्र डेवलप किया। आज बच्चे जो हैं सॉफ्टवेयर में, आईटी इंडस्ट्रीज में करोड़ों के पैकेज में जाते हैं। वॉज इट थिंकेबल दैट टाइम? इट वॉज नॉट, बट नाउ इट इज पॉसिबल। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इत्यादि में अपनी कैपेबिलिटीज रखता है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस समय है। इसलिए हमें अपने आप को स्किलफुल बनाना है, न कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो इसका सोल्यूशन के तौर पर भी हमें बात करनी है। इसलिए सिमिलर फियर्स ऑफ जॉब लॉसेस वर एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्यूटर रेवोल्यूशन, yet the same revolution created the vast domain of information technology and the digital economy. The distinctive feature of the present AI revolution is that automation is no longer confined to physical labor. It is also affecting knowledge-based tasks such as writing, analysis, design, customer service and others. यानी मतलब विशेषता क्या है AI क्रांति की कि भैया शारीरिक श्रम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लेखन में भी, विश्लेषण में भी, डिजाइन में भी, ग्राहक सेवा में भी या अन्य जो ज्ञान आधारित कार्य हैं उनको प्रभावित कर रहा है। तो आपने उसको बताया कि यस, कई चीजें प्रभावित हो रही हैं, रिपीटेटिव टास्क प्रभावित हो रहे हैं, रिसेप्शन के जॉब प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर सोचने आधारित चीजें थी वो भी प्रभावित हो रही हैं, लेकिन उसकी बजाय कोई नया स्वरूप भी होगा। तो ये तभी तो डिलेमा आता है ना। फिर हमने लिखा स्वचालन जो है वो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए अन्य अवसर भी प्रस्तुत कर रहा है, यानी मशीनें नियमित कार्यों को तेज गति से कर रही हैं, सटीकता से कर रही हैं, कम लागत में पूरा कर रही हैं। यानी ऑटोमेशन इज ऑफरिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज? दैट द मशीन्स आर परफॉर्मिंग रूटीन टास्क विद ग्रेटर स्पीड, एक्यूरेसी एंड एट लोअर कॉस्ट। Robotics in manufacturing, drones and precision farming in agriculture, AI-based diagnosis in healthcare and digital systems in the banking are taking productivities to the new heights। यानी जो विनिर्माण में रोबोटिक्स हैं, कृषि में ड्रोन है, प्रिसिशन फार्मिंग है, स्वास्थ्य में AI है, अब ये जो है उत्पादकता को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही हैं। इसलिए जो भी हम कमा रहे थे, जो भी हम कार्य कर रहे थे, उसमें अब हमारी क्वालिटी भी बढ़ी है, उसमें अब हमारी जो एक अपॉर्चुनिटीज थी वो भी बढ़ी है, उसमें हमारा जो प्रिसिशन यानी सटीकता थी वो भी बढ़ी है, और इसीलिए जो है हमने ये काम वहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब किए हैं। अब बात आती है कि इन हाई रिस्क सेक्टर सच एज माइनिंग, फायर फाइटिंग, न्यूक्लियर प्लांट्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑटोमेशन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स। अब हम बता रहे हैं भैया
कि पहले जो सीवर के होल में इंसान उतर करके अपनी जान गंवाने के खतरे पे रहता था, डिजास्टर जहां पर हो जाते थे, बदबू आती थी, फिर भी लोग काम वहां पर लोगों को फंस गए उनको निकालते थे, अब धीरे धीरे रोबोटिक्स इत्यादि से भी हो रहा है। तो ये हम बता रहे हैं कि हाउ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स इज चेंज्ड। यानी खनन हो, अग्निशमन हो, पर्यावरण संरक्षण हो, या फिर आपदा प्रबंधन हो, ये स्वचालन जो है ना, अब ये जीवन की रक्षा कर रहा है। तो भारत अब वैश्विक विनिर्माण, डिजिटल सेवाएं और उच्च मूल्यवर्धित व्यवस्था में भी अपनी स्थिति मजबूत करने का भारत के लिए अवसर हो गया है। यानी इंडिया ऑल्सो हैज दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज एंड द हाई वैल्यू एडिशन ऑफ द इकोनॉमी। तो हम क्या बता रहे हैं कि भैया ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेटर यू एक्सेप्ट इट रादर देन नॉन एक्सेप्टेंस, यानी आप इसको एक्सेप्ट कर लें। फिर बताया जा रहा है क्या कि हालांकि ये भी बात है कि तकनीकी प्रगति की एक सामाजिक कीमत हो सकती है। कई बार नियमित या दोहरा पूर्ण जो प्रकृति वाली नौकरियां हैं वह हो सकती हैं, इसके कारण सबसे संवेदनशील या सबसे ज्यादा फर्क उसको पड़े। डेटा एंट्री, असेंबली की लाइन, कैशियर, कुछ प्रशासनिक कार्य, उसमें हो सकता है मानव की श्रम की आवश्यकता कम हो जाए। यानी हाउ एवर दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में ऑल्सो कैरी अ सोशल कॉस्ट। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि दो जॉब्स विच आर रूटीन, which perform repetitive tasks are most vulnerable to the automation, but the need for human labor may decline in areas such as data entry, assembly lines, कैशियर सर्विसेज एंड सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट भी ये जो है संकेत देती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्वचालन के कारण आने वाले जो वर्ष हैं उसमें रोजगार के स्वरूप में काफी सारे बदलाव होंगे, जहां पर कुछ नौकरियां समाप्त होंगी लेकिन कई नौकरियां परिवर्तित भी होंगी, लेकिन नए प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न होंगे। इसलिए यह जॉब लॉस नहीं है, यह जॉब्स का ट्रांजिशन फेज है। यानी वेरियस रिपोर्ट्स बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो इंडिकेट that artificial intelligence and automation will bring major changes in the nature of employment, but new types of employment will emerge. That's why this era is not of job loss but job transition. जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था ना कि क्या इसमें आ सकता है, जॉब लॉस नहीं करें, जॉब का स्वरूप चेंज होगा, यानी जॉब्स ट्रांजिशन होगा। तो आपने वही तो लिखते गए हो अंदर, और यही ब्यूटी है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, अपने आप जो है आप इस ऐसे को बहुत अच्छा परफॉर्म करवाएंगे। फिर बात आती है कि भारत के लिए इसलिए यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, दूसरा विशाल युवा जनसंख्या हमारे पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, और अन्य के पास जो है वो अगर गुणवत्ता पूर्वक हम रोजगार सृजित करने की चुनौती औरों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास तो लेबर ही कम है। इसलिए हमारे पास गुणवत्ता पूर्वक रोजगार सृजित करने की भी है। इसलिए कहा गया है कि फॉर इंडिया द इशू इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द वन हैंड वी हैव अ वेरी वास्ट यंग पॉपुलेशन एंड अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमी फेसेस द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग सफिशिएंट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। तो अगर स्वचालन के कारण जो आर्थिक जो वो होते हैं वृद्धि वो तो तेज हो, लेकिन रोजगार भी उसी अनुपात में न बढ़ेगा, तो फिर रोजगार विहीन विकास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण इंक्लूसिव डेवलपमेंट की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, लोगों में आपस में असंतोष बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं पर जो है ये असमानताएं सामाजिक असंतोष का कारण बन जाएं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कम कुशल श्रमिक हैं, ग्रामीण युवा हैं, महिलाएं हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट जो है डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, इट मे लीड टू सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। दिस कुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, सोशल डिस्कंटेंट एंड द डिजिटल डिवाइड, एंड दीज जॉब्स आल्सो कैन बी गेटिंग अफेक्टेड। तो अब आपने वो चिंता दर्शा दी, फिर आप बताने हैं कि महात्मा गांधी का भी जो आर्थिक चिंतन था आज भी इस संदर्भ में प्रासंगिक आता है, जहां पर गांधी जी मशीनों के तो पूर्ण विरोधी नहीं थे, लेकिन उनकी चिंता मशीनीकरण से थी, यानी उत्पादन को कुछ हाथों में केंद्रित ना हो जाए। यानी उनका दृष्टिकोण हमें यह कहता था कि तकनीकी विकास का अंतिम उद्देश्य अधिक उत्पादन नहीं करना बल्कि मानवीय गरिमा तथा व्यापक कल्याण करना है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि भैया जो ऑटोमेशन आप कर रहे हैं ना, उसमें हमें यह चीज ध्यान रखनी है, क्या कि यानी डिप्राइविंग लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल ऑफ देयर लाइवलीहुड शुड नॉट हैपन। व्हाट शुड बी डन? वी शुड रिकॉग्नाइज दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नॉट मेयरली ग्रेटर प्रोडक्शन बट ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्रॉडर वेलफेयर। ये बात यहां पर मेंशन करें।
तो डिलेमा की बात की बताए आप उनको ये बता रहे हैं कि हमारा ये सोचना है कि मशीनों की दुश्मनी नहीं है, मशीनीकरण से दुश्मनी है, उत्पादकता से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मानवीय गरिमा से दुश्मनी है। मानवीय गरिमा को हम अपनाएं, और यहीं पर तो रेगुलेशन लागू होते हैं, जहां पर बताया गया है कि यह मान लेना गलत होगा कि स्वचालन केवल रोजगार समाप्त कर सकता है। यानी नेवरदलेस इट वुड बी इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट ऑटोमेशन विल ओनली एलिमिनेट जॉब्स. The technological revolution is also creating new opportunities such as artificial intelligence के स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, रोबोटिक्स के इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स बन रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल बन रहे हैं। इसलिए इन द फ्यूचर डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन क्वालिटीज सच एज एम्पैथी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, critical thinking and complex decision making will become even more important. इसलिए बताया गया है कि भविष्य की जो वास्तविक प्रतिस्पर्धा है वह मनुष्य बनाम मशीन तो नहीं होगी, तकनीक बनाम जो है जो तकनीकी सक्षम मनुष्य है बनाम तकनीक से वंचित मनुष्य है वो हो सकती है, और उसी को ही दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों की भी है। तो इसलिए बताया गया है कि इस चुनौती को भारत जो है वो स्किल इंडिया मिशन से, डिजिटल इंडिया मिशन से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसी पहलुओं से जो है प्रभावी ढंग से डील कर रहा है। Along with skilling, what we are doing is reskilling and upskilling, and that should become foundation of lifelong learning. यानी शिक्षा में रटने के स्थान पर हमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना होगा, समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर ध्यान देना होगा, डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना होगा, और आर्टिफिशियल यानी एआई जो बेस्ड कौशल है उसके विकास पर ध्यान देना होगा। इसी साथ में ही एमएसएमई, हरित अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य, पर्यटन, देखभाल आदि क्षेत्रों में भी जो है हमें ये जो जॉब्स हैं उनको या इस प्रकार की इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी एंड रीट्रेनिंग मैकेनिज्म फॉर वर्कर्स शुड बी मैंडेटरी, यानी ये अनिवार्य हो जाते हैं। तो चीज से लड़ने का काम है, चीज से जूझने का काम है, चीज से बच करके नहीं निकलने का काम है। तो फिर ये बताया गया है लास्ट में आप लिख दें अंततः, यानी अगर कोई भी ये शब्द पढ़ेगा, अल्टीमेटली ये कोई भी शब्द पढ़ेगा तो वो जानेगा कि अब आप वो जो मैंने बताया था ना कि कंक्लूजन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि तकनीक की गति को रोकना न तो संभव है नहीं वांछनीय है। यानी स्टॉपिंग द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज नीदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। व्हाट इज नीडेड इज टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड ऑटोमेशन वेयर मशीन्स एक्सपेंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज रादर देन रिप्लेस ह्यूमंस। यानी मानव केंद्रित स्वचालन का मार्ग अपनाएं जहां पर मशीन का इस्तेमाल लेने की बजाय उनकी क्षमताओं का विस्तार हो। द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोस्पेरिटी जनरेटेड बाय ऑटोमेशन शुड रीच एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी इस प्रगति का जो लाभ है वह सरकारें सुनिश्चित करें कि समाज के हर नागरिक को हो। द क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर इज नॉट व्हाट मशीन्स कैन डू बट हाउ कैपेबल, सिक्योर एंड डिग्निफाइड वी कैन मेक ह्यूमंस बीइंग इन द मशीन्स। यानी मशीन के दुनिया में हम कितना गरिमापूर्ण और सुरक्षित बना सकते हैं, ध्यान इसके ऊपर आना चाहिए। तभी जाकर के तकनीकी प्रगति को हम सामाजिक न्याय, समावेशी विकास से जोड़ें, बट ए मीन्स टुवर्ड्स अ मोर क्रिएटिव एंड प्रोस्पेरियस फ्यूचर विल ऑल्सो एमर्ज बिकॉज ऑफ दैट। यहीं पर हम हमारा क्वेश्चन समाप्त कर दें। तो देखिए क्या बेहतर लिखा आपने, कैसे सोचा, पहले उस टॉपिक के बारे में सोचा। सोचेंगे कैसे, जब कुछ पढ़ेंगे, अच्छा जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको आपने पढ़ा, जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करने की क्षमता आएंगी, कैसे, प्रैक्टिस से। आप हमारे साथ में भी जो है हमारे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। आप आराम से आर्य जंक्शन के जो भी 10 लेक्चर और हैं इसके पीछे उसको देखिए और लगातार ऐसे मेहनत करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।